वेलकम टू माय चैनल एनएसएस स्टडी पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। हमारी बच्ची एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसका आज आगे क्वेश्चन हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मतलब कि अगर आपके दो एंगल्स जो हैं, एंगल ए और एंगल बी जो हैं एक्यूट एंगल्स हों, मतलब कि न्यून कोण हो, ठीक है, तो उसमें हमें दिया क्या हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी भी हो, तो आपको क्या शो करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, और हमें दिया क्या है कि कॉस से बराबर कॉस बी है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है ये हमने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन हिंदी में भी उन्हें हमारी स्क्रीन पर लगातार वो क्वेश्चन दिखते रहेंगे, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो हमने चूँकि इसमें हमने एक ट्रायंगल एक ABC ले लिया है, क्योंकि हमें कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। ठीक है, और चूँकि हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है एंगल ट्रायंगल है इसको हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, C से AB पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो इसको हम नाम देते हैं CD। ये हमारा CD आर्म है। ठीक है, तो ये और ये हमारा एंगल A है और ये एंगल B है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस A और कॉस B तो लिख लेते क्या हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कॉस A बराबर है कॉस बी के। अब हमें पता है कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो जब हम एंगल ए को लेके चलेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, AD, और हाइपोटेनियस क्या होगा। अब हम इससे कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो कॉस ए जो है हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये इसको 90 डिग्री है। ठीक है, ये तभी हमारी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और एक ये मतलब ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक हो गया हमारा BDC। ठीक है, तो ये दो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि कॉस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो AD अपॉन AC हो जाएगा। वैसे ही कॉस बी अगर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू होगी BD अपॉन BD। बेस क्या है BD और हमारा हाइपोटेनस क्या है BC, तो BD अपॉन BC हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू जो थी AD अपॉन AC यहाँ पर रख दिया, और जो कॉस बी की वैल्यू थी यानी BD अपॉन BC यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हमें एंगल A बराबर एंगल B दिखाना है। तो हमें ये एक प्रमेय होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि अगर दो आर्म्स के ट्रायंगल के दो आर्म जो हैं, ये जो दो आर्म हैं ये अगर हमारे बराबर हों तो उसके आमने सामने की जो कोण होते हैं, मतलब एंगल्स होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर हम ये जो आर्म AC है और आर्म BC को अगर हम लोग इक्वल दिखा दें, ठीक है, तो इसकी ये जो आर्म है इसके सामने का एंगल ये है B एंगल, और ये जो आर्म है इसके सामने का एंगल क्या है A, तो यू एंगल A एंगल B दो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हमें प्रूफ करना है इसमें कि एंगल A एंगल B के क्या बराबर है, और हमें कंडीशन दे रखी है कि कॉस से बराबर कॉस B होगा। तो इसको हम इस्तेमाल करके क्या दिखा देंगे कि AC हमारा आर्म BC के बराबर है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम AC और BC को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो BC है हम इसको इधर ले जाएं या फिर इसको इधर ले जाएं, तो हमने AC और BC एक साइड कर लिया, और जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम एक साइड ले लेंगे, तो AD अपॉन BD हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब चूंकि AC अपॉन BC AD अपॉन BD को इक्वल करके हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, एक इंटीजर ले लेंगे, ये इंटीजर कांस्टेंट ले लेंगे, और इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, क्या निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू 1 निकाल लेंगे। तो हमारा चूंकि ये डिवाइड में है AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC इक्वल टू अगर 1 होगा तो AC बराबर BC हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो कांस्टेंट हमने लिया है इसका हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 निकाल लें तो हमारा AC बराबर BC हो जाएगा, और हमारा एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि AC अपॉन BC को एक बार K के साथ ले लेंगे, और एक बार AD अपॉन BD को K के साथ। तो जब AC अपॉन BC इक्वल टू K होगा तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, AC इक्वल टू हो जाएगा KBC। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और दूसरा हमारा होगा AD इक्वल टू
के बी डी, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमको मिल गया है कि ए सी बराबर बी सी कब होगा, जब हमारी के की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू किसी तरह 1 ला दें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय से या फिर थ्योरम के से हमारा जो है, अगर ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के और हमारा एंगल भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए हम चूंकि हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि इसमें आपका बेस और हाइपोटेनस पता है, आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हम परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी में हमने माना है। ठीक है, अब हम दूसरे जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी डी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, यहाँ पे लिख देंगे सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यानी बी सी का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारा बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी चूंकि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों बराबर है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा, हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ए सी का होल स्क्वायर माइनस का ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर माइनस का बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ए सी की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे निकाल रखी कि ए सी इक्वल टू के बी सी होता है और ए डी बराबर के बी डी होता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का यूज़ करके इसमें रख देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी के बी सी का होल स्क्वायर और ए डी की कितनी वैल्यू है के बी डी, तो के बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों में हमारे क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा के और के कॉमन है, तो हम क्या करेंगे के को कॉमन ले लेंगे। तो के स्क्वायर को हम लोग जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा बी सी का होल स्क्वायर और माइनस का बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी हमारा वही है बी सी का होल स्क्वायर माइनस का बी डी का होल स्क्वायर। तो दोनों हमारे जो हैं दोनों तरफ की इक्वेशन हमारी ये देखिए दोनों से इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कट जाएंगे, तो जब हम लोग काट देंगे तो हमारे क्या बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 यानी के इक्वल टू 1, यानी हमें के की वैल्यू कितनी मिल गई, के की वैल्यू मिल गई हमें 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ए सी की वैल्यू थी ए सी इक्वल टू के बी सी था, तो यहाँ के की वैल्यू रख देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। ठीक है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ए सी आर्म जो होता है बी सी आर्म के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल ए जो होगा हमारा वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन बस इतना करना था आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम जो थ्योरम है वो नीचे लिख देते हैं, आप मेरी जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं, आप यहीं पे लिख देगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, फिर आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो हम आप लिख देते हैं थ्योरम क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो हमारी साइड्स इक्वल हों तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम था और ये प्रूफ हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 पढ़ लेते हैं। तो इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेलुएट मतलब होता है मान निकालना। ठीक है, तो इवेलुएट क्या करना है आपको, पहला पार्ट है इसका कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, और दूसरा जो पार्ट है आपका उसमें क्या रहेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो जो ये तो इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमारी स्क्रीन पर उनका क्वेश्चन आता रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो इसको कर लेते हैं एक बार कि कॉट थीटा हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 7/8, तो क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉट थीटा। ठीक है, और वो भी वैल्यू क्या है उसकी, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है,
उसकी वैल्यू जो tan थीटा का उल्टा होता है, यानी होता है हमारा b अपॉन p, ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब हम जो एक ट्रायंगल बना लेंगे और से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। ठीक है, 7/8 है, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ABC, और इसमें जो हमारा कॉट थीटा है, एंगल जो हम थीटा लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो बेस है वो 7 है, यानी बेस आर्म हमारा कौन सा है, AB है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि ये हमारा है AB और अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया BC। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू AB और BC के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो AB की वैल्यू 7 है और BC की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर रख दिया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अगर पहला क्वेश्चन देखो तो इसमें हमें साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या बताना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है और कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H होता है। तो हमें P और B तो इससे पता है, P और B, लेकिन H नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H निकालेंगे, यानी हाइपोटेनस निकालेंगे, जो है इसको निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आर्म लिख देते हैं। तो ये हमारा AC आर्म है, भुजा है, और परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है हमारी, AB BC है, और जो हमारा बेस है वो हमारे क्या है, AB। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू जो है हम लिख देंगे। तो BC की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर AB आर्म की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का होता है 49। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 113। ठीक है, 113 आएगा। जब तो AC की जो वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, √113। ठीक है, तो इतनी हमारे AC की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। तो हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारे क्या था, परपेंडिकुलर हमारे BC और हाइपोटेनियस हमारा AC। तो BC और AC की वैल्यू रख देंगे। तो BC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू है 8, और हमारा हाइपोटेनियस में निकाला था तो कितनी आई थी, √113। तो ये हमें आप लिख दिया। उसके बाद फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारा है यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस जो है AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। और उसको जो हम वैल्यू रखेंगे तो AB की वैल्यू है 7, और हमारा हाइपोटेनियस में निकाला था √113, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 7 अपॉन √113 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन 30 की वैल्यू और ये कॉस 30 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन में पहला जो सॉल्व करना है ये इसमें बस रख देना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट जो वैल्यू आई है इसको इसमें रख सकते हैं, लेकिन इससे आपका मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको करने में दिक्कत होगी और समय भी काफ़ी लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, चूँकि ये आप देख सकते हैं कि ये A+B और A-B के फॉर्म में, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कि अगर A+B, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में करके, कि अगर A+B हो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा A-B हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो A² - B² की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये A+B और A-B के फॉर्म में है, जहाँ पे A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू साइन थीटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, और नीचे भी वही चीज़ अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसको हमने सिंपलर वे में बना लिया, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अब अगर आप चाहें तो ऐसे इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको और सिंपल कर लें तो अच्छा होगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो 1 - cos स्क्वायर थीटा हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, आप लिख दे रहे हैं ताकि आप भूलें ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे होता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, या फिर आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, इसलिए हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है ताकि आप याद कर लें। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बन गया एकदम सिंपल वे में, बस हमें इसकी वैल्यू रखनी है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमारी जो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारी 7 अपॉन √113 और अपॉन इसका स्क्वायर, और अपॉन में था हमारा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा ये और ये कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारे क्या बचेगा, ये बचेगा 7 का स्क्वायर
और अपॉन में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49/64, ठीक है। इसको हम अच्छा करके दिखा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में ये हो जाएगा √113 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग कर लिया और इसको भी अलग कर लिया, 8 का स्क्वायर डिवाइड में √1113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट दिए तो बचा क्या 7/8 बचा, का होल स्क्वायर बचा, तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया है। और इसको जब स्क्वायर लिया है तो 49 हो गया और इसका 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारे एक इसकी वैल्यू आई है, ठीक है, एक पार्ट की। इसको जो सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई 49/64। अब हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा है, दूसरा तो जो है हमारा वो है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट की वैल्यू हमें दे रखी थी, ठीक है। कॉट की वैल्यू कितनी थी 7/8 थी ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू लिखती है 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। अब 7/8 को जब सॉल्व करेंगे मतलब 7 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा इतना। मतलब इसकी वैल्यू 49/64 आएगी और ऊपर वाले की वैल्यू भी 49/64 होगी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इफ़ 3 cot = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए और नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि 3 cot = 4 है, मतलब कि 3 cot = 4 हमें दिया हुआ है और हमें चेक क्या करना है, चेक करके हमें ये बताना है कि क्या 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए के या नहीं, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। हम लिख लेते हैं क्या गिवन है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 3 cot A = 4, ठीक है, ये गिवन है हमें। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि 3 के इस साइड ले चले जाते हैं ताकि हमें cot A की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे cot A = 4/3 लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि cot A जो होता है वो B/P होता है, मतलब tan A का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारा बेस हो जाएगा, बेस हमारा जो होगा वो 4 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि cot A है तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC, जिसमें कि हमारा एंगल A को जब लेके चलेंगे तो हमारा बेस क्या होगा AB होगा। तो हमारे बेस जो है 4, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो ये हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हमारा कौन सा आर्म है बेस, अगर एंगल A को लेके चलेंगे तो हमारा AB आर्म होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB। और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा आर्म होगा BC, तो यहाँ पे लिख देते हैं BC, ठीक है। यानी हम BC की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं कि AB की वैल्यू होगी हमारी 4 और BC की वैल्यू हो गई कितनी 3। तो यहाँ पे हम अपने डायग्राम में बना देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो AB हमारा हो गया 4 और BC हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल दिखाना है, या फिर अगर इक्वल नहीं होगा तो वो भी बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, tan A और cos से sin A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan A की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं cot A का उल्टा करके, लेकिन cos A और sin A की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें हाइपोटेनस ना पता हो, क्योंकि cot A जो होता है वो B/P होता है, मतलब इसमें सिर्फ हमें परपेंडिकुलर और बेस ही पता होता है, लेकिन हमें cos से sin A की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो आप लिख देते हैं मतलब पाइथागोरस थ्योरम से तो अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग आर्म के फॉर्म लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा है BC तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा AB तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है AC है तो हम AC को यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। AC का स्क्वायर यहीं पर रहेगा, और BC की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर लिखा है BC 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे AB की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब इसको ऐड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। यानी AC की वैल्यू जो है, AC के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी 25 आई है, तो AC कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब AC की वैल्यू निकल आई तो हम इसमें अपने जो डायग्राम है ट्रायंगल बना है उसमें लिख देते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी 5 लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, tan A cos से और sin A की वैल्यू पर निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो चलिए पहले tan A निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम tan A निकालें तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल से भी, और cot A का उल्टा करके भी, ठीक है। तो चलिए हम cot A का उल्टा करके निकाल लेते हैं। तो 1/cot A हो जाएगा, और cot A की वैल्यू कितनी है
हमारे कॉटेक की वैल्यू है 4/3, यानी नीचे लिख देते हैं 4/3। जब नीचे है नीचे तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो tan a की वैल्यू 3/4 हो गई। अब हम sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin a की जो वैल्यू होगी हमारी, हमें पता है कि sin a जो होता है वो P/H होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारी आर्म कौन सी है, BC आर्म, मतलब BC भुजा, और हाइपोटेनियस वाली भुजा जो हमारी AC है तो BC/AC हो जाएगा। और BC की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है तो हमने 3 लिख दिया, और AC आर्म जो था हमारा हाइपोटेनियस 5 आया तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, sin a की वैल्यू 3/5 हो गई। अब हम cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos से हमें पता है बेस/हाइपोटेनियस होता है, यानी बेस हमारा कौन सी भुजा है, AB भुजा है, और हाइपोटेनियस हमारी AC भुजा है तो AB/AC हो जाएगा। और AB की वैल्यू हमारी 4 है और AC की वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी sin a की वैल्यू कितनी है 3/5 और cos a की वैल्यू 4/5 और tan a की वैल्यू 3/4। ठीक है, अब हम इसको अपने क्वेश्चन जो इक्वेशन है, क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना है इसमें पुट कर देते हैं। चलिए अब हम अपनी सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर है तो tan की वैल्यू हमारी 3/4 है तो स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी नीचे 10 है। ठीक है, tan स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू 4/5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में sin a की वैल्यू 3/5 है तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है 16 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी सेम वैसे ही आएगा तो 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 16/25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 9/25 हो जाएगा। अब हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा 16 रहेगा, वैसे यहाँ पे 16 + 9 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि बेस सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में जो है न्यूमरेटर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 16 में से 9 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7 तो 7/25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। तो जब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 16 - 9, जब इसको 16 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा और 16 + 9 25 होता है तो 25 हो गया, 7/25 इक्वल टू 7/25। मतलब कि जो हमारी वैल्यू दी हुई थी कि क्या 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है बराबर होता है cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर है, तो हमने जब सॉल्व किया तो हाँ एक दूसरे के ये बराबर होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन 9 का इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, मतलब कि एक ही क्वेश्चन से आपको मतलब एक ही कंडीशन से आपको दो क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन के दो पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो लिखा है sin A cos C + cos A sin C और दूसरा है cos A cos C - sin A sin C। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है और हमें दिया कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर देखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, तो पहले वो लिख लेना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम भी ऐसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि आपको पहली बात तो ट्राइंगल होना चाहिए ABC। ठीक है, उसका नाम ABC होना चाहिए और वो राइट एंगल होना चाहिए B पे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया है, पहले क्या किया, ट्राइंगल एक बना लिया जिसमें कि B हमारा राइट एंगल है और जो ट्राइंगल है वो ABC है। ठीक, उसके बाद लिखा है कि हमें क्या दिया है, tan A की वैल्यू दी रखी है, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि tan A जो है हमारा कितना दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3। तो यहाँ पे चूंकि tan A जो होता है हमारा हमें पता है P/B होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan A = P/B, ये हमें पता है। यानी कौन सी आर्म हो गई, अगर हम एंगल A को लेके चलें तो कौन सी आर्म हो गई हमारी, ये आर्म हो गई हमारी P, ये होगा BC आर्म और हमारा बेस क्या होगा AB आर्म, तो आप लिख देते हैं BC/AB। ठीक है, और चूंकि आप देख सकते हैं कि tan A की वैल्यू कितनी थी 1/√3, यानी BC की क्या वैल्यू हो गई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू कितनी है √3। ठीक, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, तो हम सब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपने ट्राइंगल में। ठीक है, तो BC की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और AB की वैल्यू √3 है तो ये लिख देते हैं √3। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमें इतना तो दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो निकालना है वो देख लेते हैं। तो हमें निकालना है क्या है, sin A cos C। ठीक है, और इसमें देखिए sin A निकालना है, cos C निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम चूँकि एंगल A लेके चलना है। ठीक है, डायग्राम में हमारा एंगल A लेके चलना है तो हम पहले sin A cos निकाल लेते हैं। तो sin A की हम निकालने के लिए क्या बताना चाहिए, हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन हमें tan A दिया हुआ है और tan A में चूंकि P/B है, मतलब परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस तो दिया नहीं हुआ है, तो हम पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का ये नहीं पता है हमें वैल्यू। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है हमारे, ये कौन सी आर्म है हमारी, ए सी आर्म है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, पी जो है हमारा परपेंडिकुलर बी सी है तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए सी जो आर्म है वो हमें निकालना है, तो हमको वो ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, और बी सी क्या है हमारी, बी सी 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं सॉल्व करके। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी की वैल्यू √3 है, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए सी जो हमारा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो 1 + 3 कितना हो गया, जब उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 4 आया, यानी ए सी के होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3 जो होता है हमारा, √3 को जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। ठीक है, तो ए सी हमारी आ गई, मतलब हाइपोटेनस आर्म आ गया, तो हम इसमें अपने ट्रायंगल लिख देते हैं, तो ये आई हमारी 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो साइन ए कॉस से निकालना है, क्योंकि हम एंगल ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए, हमें पता है साइन ए इक्वल टू कितना होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारी बी सी आर्म है और हाइपोटेनस हमारी ए सी आर्म है, तो BC/AC हो गया। बी सी की वैल्यू हमारी है, बी सी की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और ए सी जो है हमारा अभी हमने निकाला 2 आया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ए सी 1/2 हो गया। यहाँ पे कॉस निकाल लेते हैं, तो कॉस से जब निकालेंगे तो हमें पता है कॉस जो होता है B/H होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा जो कौन सी आर्म है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी आर्म है, तो A/AC हो गया। यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है √3 है, तो √3 लिख दिया, और ए सी जो हमने निकाला है यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक, तो कॉस से साइन है और कॉस से वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या निकालना है, इसमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो इसमें दोनों के एंगल चेंज, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी है, तो हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम से यहाँ पे जो एंगल ये था इसको कट करके यहाँ पे ये एंगल बना लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, हम इसी में आप बता रहे हैं, आप दूसरा ट्रायंगल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये एंगल सी को जब लेके चलेंगे, ठीक है, तो जब एंगल सी को लेके चलेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर हम बताया आपको प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लें, तब आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो तभी हम बता दे रहे हैं। तो जब एंगल सी को लेके चलते हैं तो यहाँ पे जब एंगल सी को लेके चलेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज जाएगा। एंगल ए के केस में जैसा होता है उसका उल्टा हो जाता है एंगल सी के केस में। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, जब एंगल सी को लेकर चले, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस निकालना है हमें। ठीक है, पहले साइन सी निकाल लेते हैं, तो साइन सी की वैल्यू भी वही होती है P/H, लेकिन चूंकि हमारा एंगल सी लेके चलना है तो दोनों हमारे ये जो आर्म है ये चेंज जाएंगे, यानी हमारे परपेंडिकुलर जो है बेस हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे बी सी आर्म था और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी आर्म। ठीक है, तो ये भी हो गया, और हाइपोटेनस सेम रहता है तो ये सी हो गया, तो A/AC, और ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, कॉस सी निकाल लेते हैं, तो कॉस सी भी वही होगा B/H। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी की जगह हो जाएगा बी सी, क्योंकि हम एंगल सी लेके चलना है। ठीक है, BC/AC हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम है तो ए सी लिख दिया। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 1 थी और ए से हमने निकाला तो 2 आया, तो ये 2 हो गया, यानी कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो जैसे कि अब हमें जो निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली, बस हमको उसमें पुट कर देनी है बारी बारी। ठीक है, तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम वैल्यू अपनी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो हम रख देते हैं। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, तो आप लिख देते हैं 1/2, पहला पार्ट है तो आप लिख देते हैं पहला। ठीक है, तो 1/2 इंटू में क्या है कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 लिख देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है तो आप लिख देंगे √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो चूँकि दोनों सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 हो जाता है, मैंने आपको बताया भी, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4 + 3/4। और पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड हो जाते हैं ऊपर के न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यूज तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और अपने डिनोमिनेटर में 4 तो 4 ही रहेगा। ठीक है, जब इसको काट देंगे तो कितना आएगा वैल्यू, जब 4 में से 4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आती है वैल्यू, 1 आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, अब हम दूसरा कर लेते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है उसको कर लेते हैं यहाँ पे।
तो दूसरे की भी वैल्यू हमें सारी पता है। तो कॉस ए की कितनी वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, तो इंटू में 1/2 हो गया। और माइनस में साइन ए की वैल्यू है, तो साइन ए जो है हमारा 1/2 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू √3/2 है, तो मल्टीप्लाई में √3/2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो √3 बचेगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करके फिर यहाँ पे करेंगे तो √3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो मैंने आपको बताया पहले ही। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें, यहाँ पे गिवन है हमें PQ की वैल्यू और PR + QR की वैल्यू, तो वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें PQ, तो PQ = हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमें दिया हुआ है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमने ध्यान से पढ़ा तो हमको ये पता चला कि ट्राइंगल PQR है, ठीक है, जिसमें कि जो Q है हमारा वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, और PR + QR की वैल्यू दी हुई है और PQ की वैल्यू दी हुई है। हमें डिटरमाइन क्या करना है, वैल्यूज़ करनी है डिटरमाइन, किन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, साइन P, कॉस P और tan P की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल बना लिया, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमने ट्राइंगल बनाया PQR, जिसमें कि हमारा Q राइट एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और हमें PQ आर्म दिया हुआ है, तो PQ आर्म जो दिया हुआ है हम अपनी फिगर में लिख लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, और PR ये जो PR आर्म है और QR आर्म का ऐड जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें अलग अलग निकालनी है तो हम किसी भी एक वैल्यू को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारा PR है वो x है, ठीक है। जब भी हमको किसी को अननोन वैल्यू निकालनी होती है दो में से, ठीक है, तो हम एक को x मान लेते हैं। तो हमने x मान लिया, तो PR हमारा x हो गया। जब हम PR x हो गया तो हमारा जो है QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा 25 - x, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बता दे रहे हैं कैसे, क्योंकि जब PR की वैल्यू x है तो जब आप PR की जगह की वैल्यू की जगह x रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस, और QR चूँकि हमें निकालना है तो QR जो होगा ये ऐसा ही रहेगा और 25 हो जाएगा। जब आप उसको क्या करेंगे, x को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, जब इक्वल टू के इधर साइड जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में, तो QR तो यहीं पे रहेगा और ये 25 - x हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है QR की वैल्यू कितनी होगी, 25 - x, ठीक है। अब ये हमारा PR आ गया, QR आ गया, लेकिन हमें एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, हमें अननोन नंबर है, हमें पता नहीं है, बस हमने x मान लिया है, ठीक है। हमको उसको नंबर के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें हम, तो चलिए x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है क्या होता है कि ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे हमारी कौन सी आर्म है, PR है, तो ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हमारा है RQ आर्म, तो RQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा PQ है तो यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया PR जो हमारी हमने x माना है तो x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू RQ की वैल्यू कितनी है, RQ की वैल्यू हमारी 25x है, 25 - x है, तो 25 - x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और PQ की वैल्यू हमें दी हुई कितनी 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लिख देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं a - b का फॉर्मूला होता है हमारे a² - + b² - 2ab होता है। तो यहाँ पे a जो हमारा 25 है, b जो हमारा x है, तो a का पहले स्क्वायर करेंगे तो यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हमारा b का स्क्वायर होता है यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab होता है, यानी यहाँ पे 2 और a की वैल्यू कितनी 25, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा, और b हमारा x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हमारा कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, नहीं पता होगा जिन बच्चों को, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² प्लस का b², और यहाँ पे माइनस का 2ab, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जब हम 25 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 50 और साथ में x है तो यहाँ पे x हो जाएगा 50x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऐड वाले हैं टर्म उनको पहले ऐड कर लेंगे। तो ये प्लस में 625 और ये प्लस में 25 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं नंबर्स को पहले, ठीक है। तो x स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा, और 625 में 25 ऐड करेंगे तो ये 650 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर ऐसे रहेगा और माइनस का 50x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि दोनों ही इक्वल के दोनों साइड की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 0, ठीक है। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 650 माइनस का 50x,
ठीक। अब जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस का है जब इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50x और इक्वल टू हो जाएगा 650। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को यहीं पे रहने देंगे कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और 50 को 650 के नीचे भेज देंगे, तो 650/50 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, तब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई, तो हमारे x की वैल्यू 13 आ गई, यानी x हमने क्या माना था PR। ठीक है, तो PR आर्म की वैल्यू 25 हो गई, सर 13 हो गई, सॉरी। ठीक है, 13 हो गई, तो यहाँ पर लिख देते हैं PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देते हैं। और जब हम QR की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले PR जो है इक्वल टू है x और x की वैल्यू है 13, तो हमारी PR क्या हो जाएगा, PR की वैल्यू हो जाएगी 13। तो हमने वो अपने ट्रायंगल में लिख दिया है। अब QR निकाल लेते हैं, जो हमें नहीं पता था। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, तो QR की वैल्यू हमारे है 25 - x। ठीक है, और x की वैल्यू हमें पता चल गई है कि x की वैल्यू कितनी है हमारे 13, तो 25 - 13 है, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 25 - 13 जाएगा तो 12 आएगा, यानी QR की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 12 हो गई। यानी हमें QR आर्म की वैल्यू पता चल गई, PR की, तो PR की वैल्यू हमने लिख दी है, QR की भी वैल्यू इसमें अपने ट्रायंगल में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे जाएगा 12। ठीक है, ये 12 हो गए, 13 है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें किसी भी ट्रायंगल के जितने भी आर्म है सबकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। चलिए अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि हमें साइन पी और कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकालनी थी, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू हमें 12 दी है, पी क्यू की 5 और पी आर की 13। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो आर क्यू जो है हमारा कितना है 12, तो 12 हो जाएगा, और पी आर की वैल्यू हमारी 13, तो 12/13। साइन पी की वैल्यू 12/13 हो जाएगा, और कॉस पी की वैल्यू हमारी पी क्यू अपॉन आर पी आर है, पी क्यू यहाँ पे 5 है, और तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और पी आर 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी कॉस पी की वैल्यू 5/13 आ गया, और टेन पी की वैल्यू हमारी आर क्यू अपॉन पी क्यू, यानी आर क्यू की वैल्यू हमारी है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और पी क्यू हमारे 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी साइन पी की वैल्यू आई है 12/13, कॉस पी की 5/13, और टेन पी की वैल्यू आई है हमारी 12.5। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो हमारे इस एक्सरसाइज 8.1 के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 11 क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स है, तो वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है क्वेश्चंस को करने में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं कि तब फिर भी नहीं समझ में आता है, तो हमारे जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है, अगर आप उसको सारी देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप सबसे पहले हमारे पुराने वीडियोज़ को देखें, ठीक है, फिर आप आके हमारे एक्सरसाइज के वीडियोज़ को देखें। ठीक है।